मम्मी जी बाथरूम कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहाकर फ्रेश होना है। अरे बहू तुम भूल गई क्या? हम तो खुद कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ अंदर बाथरूम कहाँ से आएगा? वो देखो आंगन में कोना बना है, वहीं बाल्टी रखकर नहा लो। क्या क्या बकवास है। मैं वही नीरज से कहती थी कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और मुझे यहाँ भेज दिया, कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में जहाँ एक बाथरूम तक नहीं है। अब मैं खुले आंगन में कैसे नहाऊंगी? मामा हमको भी नहाना है, लेकिन हमें तो खुले में नहाने में बड़ा मजा आएगा। अरे चलो बच्चों, मैं तुम्हें नहला कर लाता हूँ। हरिशंकर बच्चों को लेकर कुएं के पास जाता है। वो ठंडे पानी की बाल्टी भरता है और अचानक बच्चों के ऊपर डाल देता है। बच्चे डरने की बजाय खुशी से चीखने लगते हैं। वाह दादाजी, और डाल, बड़ा मजा आ रहा है। हम अपने घर के शावर में नहाते थे, पर इतना मजा कभी नहीं आया। अरे फिक्र मत करो बेटा, जब तक तुम्हारा मन करेगा मैं तुम्हें नहलाऊंगा। पायल अंदर से बच्चों की आवाजें सुनकर बाहर आती है और उन्हें ठंडे पानी में नहाते देखकर भड़क जाती है और कहती है, अरे ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने ठंडे पानी से बच्चों को नहला रहे हैं, उन्हें सर्दी लग जाएगी। आपको इतना भी नहीं पता क्या कि बच्चों को नहलाने से पहले पानी गर्म करना चाहिए? अरे बहू, सर्दी का मौसम थोड़े है, अब तो गर्मी आ गई है, और गर्मी में गर्म पानी क्यों करना? बच्चों को तो बड़ा मजा आ रहा है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बच्चे आपके थोड़ी हैं, बच्चे मेरे हैं। मुझे पता है कि उन्हें क्या तकलीफ होगी। आप लोगों को तो बस अपनी मनमानी करनी है। पायल गुस्से में बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाती है और उन्हें तौलिए से पोंछती है और नए कपड़े पहनाती है। फिर वो खुद किसी तरह चादर की ओट लेकर आंगन में नहाती है और अंदर आती है। तब तक राम दुलारी ने चूल्हे पर ताजी रोटियां और आलू की सब्जी बना ली है। वो हरिशंकर और बच्चों को खाना परोस चुकी है। रोहन कहता है, दादी रोटियों में बटर नहीं लगाया, हम बटर वाली रोटी खानी है हमें। अरे ये बटर क्या होता है बेटा? मम्मी जी बच्चे घी मांग रहे हैं। बहू अभी तो घर में घी नहीं है, बच्चों तुम अभी ऐसे ही खा लो, मैं शाम तक घी का बंदोबस्त कर दूंगा। बच्चे बेमन से खाना खाने लगते हैं। तभी दरवाजे पर नीरज के बड़े भाई राकेश और छोटे भाई अमित अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। ये लोग गांव में ही अलग रहते हैं। राकेश कहता है, अरे पायल, तुम आ गई और हमें बताया भी नहीं? बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई हूँ, कैसे बताती? राकेश और अमित के बच्चे भी साथ आए हैं। रोहन और पिंकी को हम उम्र साथी मिल जाते हैं, तो वो उनके साथ खेलने लगते हैं। बातों बातों में बच्चे बाहर आंगन की तरफ चले जाते हैं। हरिशंकर और राम दुलारी भी बच्चों को देखने बाहर निकल जाते हैं। अचानक हरिशंकर की तेज आवाज गूंजती है। वो बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, ज्यादा मस्ती मत करो, कुछ नुकसान मत कर देना, नहीं तो मार पड़ेगी तुम सबको। पायल अंदर बैठी ये सुन लेती है और उसे लगता है कि उसके बच्चों को डांटा जा रहा है। वो भागकर बाहर आती है और कहती है, अरे ससुर जी, बच्चों को क्यों डांट रहे हैं आप? अभी तो वो आए हैं। अरे बहू देखो ना, ये कितनी शैतानी कर रहे हैं। मैंने कितनी मुश्किल से ये आंगन मिट्टी और गोबर से लीपा था, ये सारा उखाड़ देंगे। ससुर जी बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे, मिट्टी ही तो है, सोना थोड़ी है। अरे बहू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं डांट रहा हूँ, मैं राकेश और अमित के बच्चों को डांट रहा हूँ। वो हर रोज आकर यहाँ शैतानी करते हैं। हाँ, मुझे पता है आप किसे क्या कह रहे हैं। कहने का तरीका आपका बहुत पुराना है। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। राम दुलारी फिर से रसोई में लग जाती हैं। वो चूल्हे पर खाना बनाती हैं और फिर सभी को चटाई पर बिठाकर खाना परोस देती हैं। वो सबको खाना खिलाती हैं। जब सोने का वक्त आता है तो राम दुलारी अंदर से पुराने गद्दे निकाल कर लाती हैं और पायल को देते हुए कहती है, पायल बहू, ये लो गद्दा, तुम लोग यहाँ बिछा लो और यहीं पर सो जाओ। अरे मम्मी जी, ये कैसे गद्दे हैं? कितने मैले और कितनी बदबू आ रही है इनमें से। आप अपने पोते पोतियों को ऐसे बदबूदार गद्दों पर सुलाएंगी क्या? बहू आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल मैं नए गद्दों का इंतजाम पक्का कर दूंगा। कितने गरीब सास ससुर है मेरे, हमारे पास सोने के लिए साफ गद्दे तक नहीं है। काश मैं अपनी माँ के महल वाले घर में होती, वहां तो नौकरों की लाइन लगी होती और गद्दे ऐसे होते जैसे किसी शोरूम में हो। पायल बच्चों को लेकर जैसे तैसे गद्दे पर लेट जाती है, पर बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहे हैं। रोहन उठकर दादा दादी के पास जाता है और कहता है, दादाजी हमें कहानी सुनाओ ना, हमें नींद नहीं आ रही है। हरिशंकर पायल के बर्ताव की वजह से पहले से ही चिढ़ा हुआ है, तो वो बच्चों पर बरस पड़ता है और कहता है, अरे कोई कहानी वहानी नहीं है, जाओ चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। दादा की डांट सुनकर बच्चे रोने लगते हैं। पायल फौरन उठती है और बच्चों को पास खींच लेती है और अपने ससुर से कहती है, ससुर जी, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? वो प्यार से कहानी सुनाने को कह रहे थे और आपने उन्हें रुला दिया। बहू, इन्हें ज्यादा लाड से मत बिगाड़ो। आप तो रहने ही दीजिए ससुर जी। आओ बच्चों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। पायल बच्चों को अपने पास सुला लेती है और कहानी सुनाने लगती है। मन ही मन तय कर लेती है कि यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। अगली सुबह जब पायल की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज काफी ऊपर आ चुका है। झोपड़ी के अंदर बहुत गर्मी हो रही थी। उसने आसपास देखा पर उसे हरिशंकर और बच्चे कहीं नजर नहीं आई। वो घबराकर बाहर निकली और राम दुलारी को चूल्हा फूंकते देखा। फिर बोली, मम्मी जी, बच्चे कहाँ गए और ससुर जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
अरे बहू तुम फिक्र मत करो, बच्चे अपने दादा के साथ खेत पर गए, सुबह सुबह ठंडी हवा खाने निकल गए थे, आते ही होंगे थोड़ी देर में। काफी देर बीत गई पर कोई वापस नहीं आया। पायल की चिंता और गुस्सा बढ़ने लगा। पायल अपने आप से बोली, इतनी देर हो गई और अभी तक ससुर जी बच्चों को लेकर नहीं आए। पता नहीं उस धूप में बच्चों का अब तक क्या हाल कर दिया होगा। मैं खुद जाती हूँ उन्हें लेने। ऐसा कहकर पायल गांव के कच्चे रास्ते पर चलती हुई खेत की तरफ जाती है। दूर से उसे एक छोटा सा खेत दिखता है जहां अमरूद के कुछ पेड़ लगे हैं। पास पहुंचकर वो जो देखती है उसे उसका पारा चढ़ जाता है। रोहन और पिंकी अमरूद के पेड़ की टहनियों पर चढ़े हुए हैं और हरिशंकर नीचे खड़ा होकर उन्हें निर्देश दे रहा है। हाँ रोहन बेटा, वो दाहिनी तरफ वाला अमरूद देख, वो बिल्कुल पका हुआ है, उसे तोड़ ले। और पिंकी तू धीरे से नीचे उतर। ये देखकर पायल गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? बच्चों तुम वहाँ पेड़ पर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो अभी के अभी। पायल दौड़कर पेड़ के पास पहुंचती है और हरिशंकर पर चिल्लाने लगती है, ससुर जी ये पागलपन क्या है? बच्चे तो नादान है पर आप तो समझदार हैं। वो पेड़ पर चढ़े हैं और आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। डाली टूट गई तो, अगर वो नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे बहू, बच्चों को जितना नाजुक बनाकर रखोगी वो उतने ही डरपोक बनेगी। तुम उन्हें इतना कमजोर क्यों क्या समझती हो? मेरे बच्चे बहादुर हैं और अगर छोटी मोटी चोट लग भी गई तो क्या हुआ, वो ठीक हो जाएगी। पर अगर तुम उन्हें ऐसे ही डर में रखोगी तो वो जिंदगी भर किसी चीज का सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बच्चे कैसे पालने हैं मुझे अच्छी तरह पता है। अगर मुझे पता होता कि आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं उन्हें यहाँ कभी लेकर नहीं आती। पायल बच्चों को जबरदस्ती पेड़ से उतारती है और उनका हाथ पकड़कर घर की तरफ खींच ले जाती है। हरिशंकर पीछे पीछे दुखी मन से आता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो राम दुलारी को वहां के झगड़े का पता नहीं होता। वो खुश होकर अपने बच्चों के पास आती है और कहती है, आओ बच्चों, ये लो 5-5 रुपए और जाओ सामने वाली दुकान से अपने लिए टॉफी ले आओ। दादी 5 रुपए में क्या मिलेगा? शहर में तो एक चॉकलेट भी नहीं आती। अरे बेटा, यहाँ 5 रुपए में बहुत कुछ मिलता है। 1-1 रुपए वाली 5 टॉफियाँ आ जाएंगी। सच में दादी, इतनी सारी? चलो रोहन हम लेकर आते हैं। बच्चे जैसे ही जाने लगते हैं पायल उन्हें टोक देती है। ये क्या मम्मी जी, आप बच्चों को 5-5 रुपए देकर ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपने उन्हें 5-5 हजार रुपए दे दिए हों। बहू, अब मेरी जितनी हैसियत है उतना ही दूंगी ना। मैं गरीब औरत कहाँ से 5,000 रुपए लाऊं? बच्चों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ ढेर सारी कैंडीज लाई हूँ, वही खा लो। गांव की गंदी दुकान की चीजें खाने की जरूरत नहीं है। राम दुलारी का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप बाहर चली जाती है और आंगन लीपने के लिए मिट्टी सानने लगती है। तो वहीं पायल मन ही मन सोचती है, झोपड़ी के अंदर कितनी धूल हो रही है। चलो यहाँ आ ही गई हूँ तो थोड़ा साफ सफाई कर लूं, फिर अपनी जेठानी सुनीता से मिलने जाऊंगी। ऐसा कहकर पायल झाड़ू उठाती और झाड़ू लगाने लगती है। जब वो झाड़ू लगाकर बाहर कूड़ा फेंकने जाती है तो देखती है कि रोहन और पिंकी आंगन में मिट्टी के ढेर के साथ खेल रहे हैं और हरिशंकर और राम दुलारी पास बैठकर उन्हें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों के हाथ पैर और महंगे कपड़े मिट्टी में सने हुए हैं। ये देखकर पायल गुस्सा होते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पोता पोती मिट्टी में लथपथ हैं और आप उन्हें रोकने के बजाय देख रहे हैं। अरे मम्मा आप भी आओ ना, देखो कितना मजा आ रहा है। मैंने मिट्टी की एक कार बनाई है और मम्मा देखो मैंने मिट्टी की डॉल बनाई। दादाजी हमें सिखा रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर नहीं आई थी कि तुम मिट्टी में कीड़े मकोड़ों के साथ खेलो। देखो कितने गंदे हो गए, अभी इन्फेक्शन हो जाएगा और बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर के चक्कर कौन काटेगा? पायल बच्चों को झपट कर उठाती है और कुएं के पास ले जाकर उन्हें ठंडे पानी से नहलाने लगती है। बच्चे रोने लगते हैं पर वो नहीं सुनती। उन्हें नहलाकर वो अंदर भेज देती है और कहती है, जाओ अंदर, मैं भी नहा कर आती हूँ। ऐसा कहकर पायल बच्चों को अंदर भेज देती है और खुद आंगन में कपड़ों से घिरे बाथरूम में नहाने लगती है। जब पायल नहाकर अंदर आती है तो देखती है कि राम दुलारी बच्चों को तैयार कर रही है। उसने बच्चों के बालों में ढेर सारा सरसों का तेल लगा दिया है और उन्हें चिपकाकर कंघी कर दी है और शरीर पर भी नारियल का तेल और पाउडर लगा दिया है। बच्चे इस नई हेयर स्टाइल को देखकर खुश हैं। रोहन कहता है, वाह दादी कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है आपने। मम्मी जी, ये बच्चों को आप सरसों का तेल क्यों लगा रही हैं? आपको पता होना चाहिए कि सरसों का तेल कितना चिपचिपा होता है। सारी धूल और डस्ट बच्चों के सिर पर चिपक जाएगी। अरे बहू, मैंने भी बच्चे पाले, नीरज को भी मैंने ऐसे ही पाला था। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ, आपको कुछ नहीं पता। ये बच्चे गाँव के नहीं शहर के हैं। इनकी स्किन और बाल बहुत नाजुक है। अब मुझे फिर से इन्हें नहलाना पड़ेगा और ये तेल छुड़ाना पड़ेगा। ऐसा कहकर पायल बच्चों को फिर से नहलाने ले जाती है। हरिशंकर और राम दुलारी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। पायल बच्चों को नहलाते हुए मनी मन ठान लेती है कि अब वो यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। शाम का वक्त है। राम दुलारी बच्चों के लिए चूल्हे पर सूजी का हलवा बना रही है। वो चाहती है कि बच्चे कुछ मीठा खाएं। पायल मौका पाकर चुपचाप अपना और बच्चों का सामान कार में रख देती है। जैसे ही राम दुलारी हलवे की प्लेट लेकर कमरे में आती है तो देखते हैं कि बहू और बच्चे वहां नहीं है। तभी बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज आती है। राम दुलारी कहती है, अरे ये कार किसने स्टार्ट की? तभी हरिशंकर अंदर आता है और राम दुलारी से कहता है,
देखो भाग्यवान, बहू बच्चों को लेकर चली गई। पायल तेजी से कार चलाती हुई गांव से बाहर निकल जाती है। वो रास्ते में अपनी माँ कमला को फोन लगाती है और कहती है, माँ मैं बच्चों के साथ आ रही हूँ, नीरज के घर रहना मुमकिन नहीं था, मैं बस 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। कुछ देर बाद पायल दिल्ली के बाहरी इलाके में बने अपने पिता के आलीशान महल जैसे घर के सामने पहुंचती है। ऊंचे गेट, बड़ा सा लॉन और चमचमाती लाइट्स देखकर बच्चों की आंखें चमक जाती हैं। रोहन खुश होते हुए कहता है, वाह मम्मा, ये है ना असली घर। पायल जैसे ही कार से उतरती है, 2 नौकर दौड़कर आते हैं और सामान उठा लेते हैं। पायल बच्चों को लेकर गर्व से अंदर जाती है। ड्राइंग रूम में उसके पिता प्रकाश और माँ कमला सोफे पर बैठे हैं। उनके साथ पायल के भाई के बच्चे भी खेल रहे हैं। तभी पायल खुशी से कहती है, मम्मी पापा आप लोग यहाँ बैठे, मैं तो सोच रही थी कि मेरे आने की खबर सुनकर आप दरवाजे पर मेरा स्वागत करेंगे। अरे हाँ बेटा, वो हम भूल गए थे, काम बहुत था घर में। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? पायल ऐसा कह ही रही थी कि तभी पायल के भाई के बच्चे दीवार पर क्रेयॉन से लकीरें खींचने लगते हैं। रोहन और पिंकी भी उन्हें देखकर दीवार पर पेंटिंग करने लगते हैं। अचानक कमला की नजर उन पर पड़ती है। कमला गुस्सा होते हुए कहती है, अरे रोहन, पिंकी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दीवार क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस घर पर कितना महंगा पेंट लगा है। नानी देखो ना, हमने कितना अच्छा घोड़ा बनाया है। तुम्हारे घोड़े के चक्कर में मेरी दीवार गंदी हो गई। तभी भाई के बच्चे भी वही करते हैं, पर कमला उन्हें देखकर मुस्कुराती है और कहती है, वाह बच्चों, कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है, ऐसे ही बनाओ। इस दीवार को तो मैं ऐसे ही रखूंगी, कभी पेंट नहीं करवाऊंगी। ये देखकर पायल हैरान होते हुए अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मी, आप मेरे बच्चों को डांट रही हैं और अपने पोतों की तारीफ कर रही हैं। ये कैसा दोहरा बर्ताव है? तुम्हारे बच्चों ने दीवार गंदी की है तो क्या मैं उनकी आरती उतारूं? तभी नौकर आता है और खाना लगाने की सूचना देता है। सब डाइनिंग हॉल में जाते हैं। मेज पर ढेरों पकवान सजे हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद प्रकाश अपने पोतों को महंगी चॉकलेट दे रहा है। रोहन और पिंकी भी हाथ बढ़ाते हैं। पिंकी कहती है, ना ना, हमें भी चॉकलेट दो ना। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने सिर्फ इनके लिए रखी थी। कोई बात नहीं बच्चों, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, नहीं खानी चाहिए। पायल अपनी माँ और पिता के सामने कुछ नहीं कह पाती और बच्चों को समझा देती है। रात को पायल अपनी भाभी से बात करने के लिए उनके कमरे में चली जाती है और बच्चे हॉल में खेल रहे थे। तभी अचानक बच्चे कमला के कमरे में जाते हैं और रोहन कहता है, नानी, हमें कहानी सुनाओ ना। बेटा, मुझे नींद आ रही है और अब सोने का टाइम हो गया, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। बच्चे उदास होकर वापस हॉल में आकर बैठ जाते हैं। पायल जब अपने भाभी से बात करके वापस आती है तो बच्चों को उदास देखती है और कहती है, बच्चों क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा, नानी ने हमें डांटा और कहानी भी नहीं सुनाई। अरे बेटा, नानी ने डांटा नहीं, वो तो प्यार से बोल रही थी, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। चलो मैं स्टोरी सुनाती हूँ। पायल बच्चों को लेकर अपने कमरे में जाती है और बच्चों को लेटाकर कहानी सुनाने लगती है। पर उसे एहसास होने लगा है कि यहाँ भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। अगले दिन सुबह महल के बड़े से लॉन में प्रकाश और कमला अपने पोतों के साथ खेल रहे थे। वो उन्हें हवा में उछाल रहे थे और खूब हंस रहे थे। रोहन और पिंकी भी दौड़कर वहां पहुंचे। रोहन कहता है, नाना जी, हमें भी हवा में उछालो ना, हमें भी आपके साथ खेलना है। अरे नहीं बेटा, तुम अब काफी बड़े हो गए हो, हम तुम्हें नहीं उठा पाएंगे, हमारी कमर में दर्द हो जाएगा। ये सुनकर बच्चे शांत होकर एक तरफ खड़े हो गए। तभी अचानक उछलते कूदते वक्त कमला के पैर में मोच आ गई। वो दर्द से करा उठी। उसके पोते उसे छोड़कर अपनी मम्मी के पास अंदर भाग गए। पिंकी और रोहन दौड़कर नानी के पास आए और रोहन बोला, क्या हुआ नानी जी, आपके पैर में दर्द हो रहा है, लाइए मैं मालिश कर देता हूँ। अरे बित्ते भर के बच्चे हो तुम, क्या मालिश करोगे? जाओ यहाँ से, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर प्रकाश और कमला डॉक्टर के पास चले गए। उधर दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान पायल किचन में जाती है जहां बावर्ची नाश्ता बना रहा था। पायल उससे कहती है, सुनो, आज बच्चों के लिए गाजर का हलवा बना देना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ऐसा कहकर पायल वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बावर्ची ऑमलेट लेकर आया और सबको सर्व करने लगा। पिंकी ने देखा कि गाजर का हलवा कहीं नहीं है। तब पिंकी बोली, मम्मा, गाजर का हलवा नहीं है। नानी जी, हमें हलवा खाना है। जो मिला है वही खा लो, यहाँ नखरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, मैंने सुबह बावर्ची से हलवा बनाने को बोला था, पर उसने क्यों नहीं बनाया? मैंने ही मना किया था। मेन्यू में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सबको पसंद है वही बनेगा। तभी कमला के पोते नखरे करने लगते हैं। उन्हें ऑमलेट नहीं खाना, उन्हें हलवा चाहिए। कमला तुरंत बावर्ची को आवाज लगाती है और कहती है, जाओ जल्दी से बच्चों के लिए हलवा बना लाओ। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? मम्मी अपने पोतों के लिए अलग और मेरे बच्चों के लिए अलग नियम क्यों रख रही हैं? यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है।
अगले दिन बच्चे हॉल में खेल रहे थे। खेलते खेलते भाई के बच्चों से एक कीमती फूलदान टूट गया। आवाज सुनकर प्रकाश और कमला वहां पहुंचे। कमला बोली, ये किसने किया? मेरा इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया। नानी हमने नहीं तोड़ा, ये इन्होंने तोड़ा है। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम लोग ही यहाँ शैतानी कर रहे थे। तुम सबको यहाँ खेलना ही क्यों था? इतना बड़ा नुकसान कर दिया। पायल ये सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके बच्चों को बिना गलती के डांटा जा रहा है। तभी उसके फोन की घंटी बजी। नीरज का फोन था। हेलो पायल, कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? मम्मी पापा ठीक है ना? तभी पीछे से कमला के चिल्लाने की आवाज नीरज को सुनाई दे गई। नीरज ये सब सुनकर कहता है, ये तुम्हारी माँ बच्चों को क्यों चिल्ला रही है? और तुम वहां क्या कर रही हो? तुम तो गांव में थी ना? बस वो मम्मी बच्चों को समझा रही थी। तभी रोहन ने फोन छीन लिया। पापा नाना नानी बहुत बुरे हैं, वो हमें बात बात पर डांटते, चॉकलेट भी नहीं देते। इनसे